दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि फिंगरप्रिंट सेंसिंग टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है तो आप वीडियो देखते रहिए और मैं आपको इसकी पूरी जानकारी देने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो गिव अवे कॉन्टेस्ट है वो अभी भी चल रहा है। 14 जनवरी 2016 तक उसकी लास्ट डेट है, तो आप नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक पर क्लिक कर लीजिए और वहां जाके आपको काफी इंटरेस्टिंग इनाम जीतने का मौका मिलेगा। दोस्तों जहां तक फिंगरप्रिंट सेंसिंग टेक्नोलॉजी की बात है तो इसमें हम मोबाइल्स में हो, चाहे कंप्यूटर्स में, लैपटॉप्स में या नॉर्मल हम एक्सेस कंट्रोल की बात करें तो पिछले काफी टाइम से हम इसे यूज कर रहे हैं और ये टेक्नोलॉजी काफी सिक्योर है, काफी आसान है, इसीलिए हम इसको आज तक यूज करते आए हैं और धीरे धीरे हमने इसमें काफी इंप्रूवमेंट्स भी किए हैं। जहां तक मोबाइल फोन्स की बात है तो पहली बार आईफोन 5S जब लॉन्च किया था एप्पल ने, उसमें एकदम अच्छा फिंगरप्रिंट देखने को मिला था, एकदम फास्ट था, उसकी एक्सेस काफी इजी थी, जो इंप्लीमेंटेशन था वो काफी इजी था। तो उसके बाद से ही आपको बाकी मोबाइल फोन्स में भी सिमिलर तरह के फिंगरप्रिंट्स देखने को मिले हैं। और आज की डेट में तो अगर मैं बात करूं तो 9,000 क्या, 12,000 क्या, 16-17,000 क्या, आपको लगभग हर एक रेंज के फोन में फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है, जो कि काफी अच्छा परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि यार ये तो बहुत ही एक सिंपल चीज है, तो इसके बारे में इतना क्यों जानना, जबकि ऐसा नहीं है, ये बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स है। तो आइए जानते हैं फिंगरप्रिंट्स के बारे में। दोस्तों फिंगरप्रिंट्स नॉर्मली 3 तरह के होते हैं जो हम सभी इंसानों में होते हैं। एक होता है आर्च टाइप का, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, जिसमें क्या होता है एक तरफ से पैटर्न स्टार्ट होता है, वो एकदम टिप तक जाता है बीच में फिंगर के और बाद में वापस नीचे आ जाता है। दूसरा होता है लूप, जिस लूप में क्या होता है वो एक तरफ से चलता है, बीच तक आता है, वापस घूम के उसी साइड में आ जाता है। और तीसरा होता है वर्ल्ड, जिसके अंदर आपको गोलाई के अंदर एक सर्कल पैटर्न आपको जो है वो देखने को मिलता है। अब दोस्तों फिंगरप्रिंट हर एक इंसान का यूनिक होता है, एकदम अलग होता है, ये जेनेटिक्स पे और डीएनए वगैरह पे डिपेंड करता है, इसीलिए हम फिंगरप्रिंट स्कैनर्स को यूज करते हैं। क्योंकि पासवर्ड अगर आपने चूज कर भी लिया है तो भी उसको गेस करना इजी है, क्योंकि वो एक कॉम्बिनेशन है कुछ लेटर्स का और नंबर्स का, जबकि फिंगरप्रिंट एकदम यूनिक है, आप इसको गेस नहीं कर सकते, आप इसको डुप्लीकेट भी नहीं कर सकते। आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इसको बाईपास कर सकते हैं, लेकिन इन जनरल फिंगरप्रिंट बहुत ज्यादा सिक्योर माने जाते हैं और अगर आप फिंगरप्रिंट और साथ में एक पासवर्ड को जोड़ देंगे तो उसकी सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों हम ज्यादातर 2 टाइप के फिंगरप्रिंट स्कैनर्स को यूज करते हैं, एक होता है ऑप्टिकल और दूसरा होता है कैपेसिटिव। देखिए ऑप्टिकल का मतलब क्या होता है कि आप जब फिंगरप्रिंट पहली बार जब आप रजिस्टर कर रहे होते हैं अपने फोन में, तो जैसे जैसे आप टैप करते हैं बार बार अलग अलग एंगल से, तो वैसे वैसे जहां पे आप टैप कर रहे होते हैं उसके नीचे आप मानिए कि एक सेंसर लगा है, एक कैमरा की तरह, तो वो उस फिंगरप्रिंट की फोटो ले रहा होता है और फोटो लेके वो जैसे आपने सामने से टैप किया, फिर आपने थोड़ा साइड से टैप किया, तो जो कॉमन एरियाज हैं उनको हटा के वो एक इन जनरल फिंगरप्रिंट का एक मैप बना लेता है। उस मैप के बनाने के बाद में क्या होता है कि जब आप दोबारा से अपना फिंगरप्रिंट जब उसको अनलॉक करने के लिए आप दबाते हैं या उसके अगेंस्ट जो आप प्रेस करते हैं, तो क्योंकि आप पूरी फिंगर को हर एक एंगल से तो प्रेस नहीं करेंगे, आप हो सकता है किसी भी एंगल से टच कर सकते हैं, सामने से, हल्का साइड से, ऊपर से, तो ऐसे में वो उस पार्ट की फोटो को लेता है और उससे कंपेयर करता है जो उसने मैप बनाया होता है। अगर उसको कहीं पे भी वो सेम चीज उसको मिल जाती है, अगर उसको पैटर्न मिल जाता है तो वो अनलॉक हो जाता है, वरना वो अनलॉक नहीं होता है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये मैच कैसे करता है, तो बहुत सारा एक उसके अंदर पैटर्न है। तो देखिए अपना जो फिंगरप्रिंट है उसके अंदर हमको 2 मेन चीजें देखनी होती हैं, एक तो होता है रिजेस, एक होती है वैलीज। रिजेस का मतलब है कि जो उभरी हुई चीज है और वैली का मतलब है जो बीच में आपको एक गड्ढे नजर आते हैं। और ये बाद में क्या करता है ना, 3 चीजें देखता है। एक तो ये देखता है अगर कोई रिज चलते चलते 2 में डिवाइड हो गई है तो वो एक पॉइंट बन जाता है। दूसरा पॉइंट ये बनता है कि अगर कोई रिज खत्म हो गई है तो वो एक पॉइंट बन जाता है। तीसरा पॉइंट ये बनता है कि अगर कोई बीच में छोटी सी रिज है तो उसका एक पॉइंट बन जाता है। तो बेसिकली ये आपके पूरे फिंगरप्रिंट को वैसा का वैसा मैच नहीं करता है, ये उसमें से कुछ की इंफॉर्मेशन पिक करता है जो आपका मैप बना होता है, उसके बाद में वो की इंफॉर्मेशन को उसके साथ में मैच करने की कोशिश करता है कि मान लीजिए इस पॉइंट पे जो था वो 2 में डिवाइड हुई है एक रिज, इस पॉइंट पे एक छोटी रिज है, इनका डिस्टेंस कितना है, कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं, इस पॉइंट पे जो है वो रिज आके खत्म हो गई है, तो वो उनको इन जनरल एक उस रिस्पेक्टिव तरीके से मैच करने की कोशिश करता है और अगर उसको वो मैच मिल जाता है तो वो आप उसको अनलॉक कर सकते हैं। लेकिन ऑप्टिकल जो सेंसर्स होते हैं फिंगरप्रिंट वाले, उनको फूल करना बहुत ही इजी है। आपने कई बार मूवीज में देखा होगा कि वो सिंपल एक फिंगरप्रिंट का एक इंप्रेशन लेते हैं दूसरी चीज पे, उसको जब उसके अगेंस्ट वो शो करते हैं तो वो अनलॉक हो जाता है, क्योंकि वो सिर्फ एक फोटो ले रहा होता है, इसलिए ये चीज भी काम कर सकती है। तो ऑप्टिकल से ज्यादा अच्छे जो होते हैं वो होते हैं कैपेसिटिव। देखिए कैपेसिटिव में क्या
होता है, अगर आपने पढ़ा हो इलेक्ट्रॉनिक्स में कि कैपेसिटर वगैरह क्या होते हैं, अगर नहीं पढ़ा हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होता है। आपकी जो फिंगरप्रिंट का जो वैली है या जो रिज है, उसका जो साइज है, मान लीजिए कि वो है 1 माइक्रोमीटर का फॉर एग्जांपल, तो उससे छोटे छोटे साइज के बहुत सारे कंडक्टर्स लगे होते हैं जो आपका फिंगरप्रिंट सेंसर होता है उसके ऊपर। यानी कि जब आप फिंगर अपनी प्रिंट जब उस पर रखते हैं तो कुछ कुछ सेंसर्स जो है, जहां जहां पे रिज आती है, जहां जहां पे उभरा हुआ हिस्सा आता है, वो सेंसर्स एक्टिवेट हो जाते हैं जो कैपेसिटर्स होते हैं, और जहां जहां पे वैली आती है, जहां जहां पे वो उभरा हुआ नहीं है, वहां वहां के वो एक्टिवेट नहीं होते हैं। और ऐसा करने की वजह से वो एक वापस सेम तरीके से मैप तैयार करते हैं जैसा कि ऑप्टिकल वाले में हो रहा था, और उसी मैप के तरीके से बाद में जब आप कभी भी अनलॉक के लिए अपनी फिंगरप्रिंट दबाते हैं तो वो जल्दी जल्दी चेक करता है कि कहां कहां पे आपने जो कैपेसिटर था वो एक्टिवेट हुआ है, कहां कहां पे नहीं हुआ है। उसके अकॉर्डिंग वापस से एक मैप बनता है और वापस से सेम प्रोसेस से उसको मैच करके वो ये देखते हैं कि ये फिंगरप्रिंट जो है ये सेम है या नहीं है। अब दोस्तों फिंगरप्रिंट्स की प्रोसेसिंग जितनी तेज होती है उतना ही फास्ट आपको रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, फिर चाहे मैं ऑप्टिकल की बात करूं या कैपेसिटिव की बात करूं। अब दोस्तों जहां तक मोबाइल फोन्स की बात है तो जो भी आप सेंसर्स देखते हैं, चाहे वो आईफोन 5s में हो, चाहे वो Huawei Nexus 6P में हो, चाहे वो कूलपैड में हो, चाहे वो Lenovo में हो, चाहे वो Samsung में हो, सभी के सभी कैपेसिटिव टाइप सेंसर्स हैं जो कि काफी फास्ट हैं, जो कि जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स जहां पे मिलते हैं कैपेसिटर्स के, या जो मैं आपको बता रहा हूं सेंसर्स हैं बेसिकली, तो वो सिग्नल्स की प्रोसेसिंग काफी फास्ट होती है और आपको इंस्टेंट रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। दोस्तों फिंगरप्रिंट स्कैनर्स में एक्सेप्टेंस रेट भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि वो कितने % फिंगरप्रिंट्स जो है जो करेक्ट हैं उनको एक्सेप्ट करता है। ये नॉर्मली 90% से ऊपर होनी चाहिए, वरना आपको बहुत अनोइंग लगेगा कि आपको बार बार फिंगरप्रिंट सेंसर में आप स्कैन कर रहे हो, आपका असली है लेकिन फिर भी वो आपको डिनाई कर रहा है। या इसको इतना भी हाई नहीं होना चाहिए कि किसी गलत इंसान का फिंगरप्रिंट है और वो उसको एक्सेस मिल जाए। तो ये एक ट्रेड ऑफ है, डिपेंड करता है आपकी एक्यूरेसी पे और डिपेंड करता है आपकी सिक्योरिटी लेवल्स पे और डिपेंड करता है आपके टाइम पे कि आप किस तरीके से इसको मैनेज करना चाहते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि फिंगरप्रिंट स्कैनर्स के बारे में दी गई ये जानकारी आपके काम आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको आप जरूर से लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप जरूर से नीचे कमेंट करिएगा, और अगर आपने टेक्निकल गुरुजी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इस लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना इसी तरह की टेक वीडियोस लेके आता रहता हूं। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।